नमस्कार। बज चुके 7:30 और अब होगी शराब पर बात। उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर बहस छिड़ गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए तय की गई आबकारी नीति में रेलवे मेट्रो स्टेशन में प्रीमियम शराब की बिक्री को अनुमति देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि क्या अब भाजपा सरकार के पास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कह दिया कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो दावे किए गए वो सब झूठे साबित हुए, इसलिए सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। वहीं इसी मसले में राजस्व में हो रही बढ़ोतरी का हवाला दे रही है बीजेपी। ये बात भी हालांकि काबिले गौर है कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद से लेकर अब तक शराब से होने वाले राजस्व लाभ में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 41,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हो चुकी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वैसे आमतौर पर धार्मिक स्थलों से तय दूरी पर, धार्मिक या शैक्षणिक स्थानों से तय दूरी पर शराब दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है, जिसके पीछे महिला सुरक्षा से लेकर बच्चों और युवाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कारण बताया जाता है। लेकिन क्या ये रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर लागू नहीं होता, जहां से हर आयु वर्ग के लोग बड़ी संख्या में सफर करते हैं, या फिर यही बड़ी संख्या ही है जो कारण है इसके चलते शराब की दुकानें अब इन स्टेशन पर खुलने जा रही है। शराब बिक्री से जुड़े तमाम मसलों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बयान। अखिलेश यादव जी अपने इलेक्शन कैंपेन में युवाओं को शाम की दवाई कह करके शराब पिलाने का, सस्ती करने का एक प्रलोभन देने का काम करते थे। जब तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। शराब माफियाओं का पैरेलल नेटवर्क काम करता था। उत्तर प्रदेश शराब नीति के कारण उत्तर प्रदेश का राजस्व का कितना नुकसान होता था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद शराब नीति में परिवर्तन के कारण राजस्व में एक भारी इजाफा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी को यह व्यक्तिगत नुकसान जैसा महसूस हो रहा है, इसीलिए आज वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोविड चल रहा था, उस कोविड काल में भी शराब की दुकान खुलवा के शराब बेचने का काम सरकार द्वारा किया गया। आज जब नौजवान वो शराब की लत में अपना पूरा करियर चौपट कर रहा है, उस दौर में जब शराब बंदी होनी चाहिए और शराब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, नशे से कैसे नौजवान दूर रहना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पे शराब बेचने का फैसला किया है, और ये फैसला कैबिनेट ने किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार वो नौजवानों के भविष्य को लेके और नशे को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसलिए इस तरीके के फैसले में ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है। सरकार को इस फैसले को वापस ले लें। चलिए शराब पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रदीप सिंह, देशबंधु दीक्षित हमारे साथ बीजेपी से, और विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विवेक जी, आप ही के पास आना चाहूंगा कि बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव जी ने शराब को लेकर, और शराब की नीति को लेकर हालांकि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों में भी काफ़ी चर्चा होती है कि जीएसटी जब से लागू हुई उसके बाद से राज्यों के पास बहुत ही सीमित विकल्प रह गए राजस्व के, और उसमें शराब जो है एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरा है बीते अगर कुछ सालों में हम देखें तो। क्या सिर्फ आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही से इकलौता राज्य है जहां पर शराब की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है और नए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं राजस्व को और बढ़ाने के, या फिर और भी तरीके हैं? उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करता हूं, और मैं एक बात निवेदन के साथ कर दूं कि किसी का माइक ऑन है, कृपया उसको बंद कर ले पीछे से। जी देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम विकास की आर्थिक नीति के कभी भी खिलाफ नहीं रहे, लेकिन ये पूर्वाग्रह की राजनीति होती है। कैसे होती है मैं इसको साबित करता हूँ। जब हमारी सरकार थी और हमने एक बियर फैक्ट्री को बनाने के लिए पश्चिम यूपी में जगह आवंटित की थी, तो उस पर भाजपा वालों ने खूब हंगामा किया था। लेकिन जब आप कोविड की बात करें तो कोविड के बाद सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि भाजपा आज अपनी ही जो नीतियां थी, जो अपनी ही बातें थी, जो अपने ही विचार थे, जो अपने ही वक्तव्य थे, जो उनके ही शब्द थे, उनके विपरीत जाकर के कार्य करने के लिए मजबूर है। राज्य चलाना और राज्य सरकारों की आलोचना करना बहुत आसान होता है, राज्य चलाना उतना ही मुश्किल होता है। आज भाजपा इस बात को समझ पा रही है, और मैं अभी भी कहता हूं, आपने आबकारी नीति लाई, चलिए उसका स्वागत करते हैं, राजस्व की बात है, लेकिन उस राजस्व का क्या जो आप कभी कोविड के नाम पे काट लेते हैं राज्य कर्मचारियों का, ओल्ड पेंशन की मांग करते हैं तो आप नई पेंशन स्कीम थोपने लगते हैं उनके ऊपर। मुझे लगता है राजस्व की जब बात होनी चाहिए तो राज्य की जनता के और राज्य कर्मचारियों की हित की बात होनी चाहिए। आज क्या कारण है कि मीडिया जुमलों से प्रशासन, मीडिया धक्कों से शासन, ईवीएम धक्कों से निर्वाचन, 5 किलो मुफ्त राशन से कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का भक्षण, भगोड़ों के चंदों से राजनीतिक जीवन, अहंकार से संसद का सदन,
धर्म के आडंबर से दुशासन और अंतिम मोदी शाह और बीजेपी के फर्जी जुमलों से देश का संचालन कर रही है। क्या कारण है कि आप उद्योगों को धरातल में उतारने में विफल रहे? आप जब कोविड के आप जब इसकी बात करते हैं कि आप राजस्व लाना चाहते हैं, तो जो आपने अभी कुछ दिन पहले एक समिट करवाया था, बिजनेस समिट हुआ था, क्या कारण है कि जो बिजनेस समिट में इन्वेस्टर आए थे जिन्होंने एमओयू किए थे, आज वो एमओयू वापस ले रहे हैं? क्या कारण है कि उद्योग धरातल पे नहीं उतारे? क्योंकि आपकी ध्वस्त कानून व्यवस्था, आपकी ध्वस्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपकी ध्वस्त नीतियां किसी भी उद्योग को लुभाने में अक्षम रही है। और अभी तो कुछ दिन पहले योगी जी कह रहे थे कि नशा मुक्त होना चाहिए, जीवन को नशा मुक्त रखो, और आज आप नशे के ही कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है भाजपा बहुत कंफ्यूज है, अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर पा रही कि भाजपा को किस तरह से संचालन करना है देश का। कानून व्यवस्था वाले एंगल पर आएंगे, आबकारी के नाम पे अब राजस्व की बात कर रही है। अब जान लेते हैं कि बीजेपी का इसको लेकर स्टैंड क्या है, क्योंकि नशा मुक्त समाज की बात बीजेपी करती रही। ठीक है विवेक जी, जवाब ले लेते हैं। देशबंधु जी जुड़ चुके हैं। देशबंधु जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो 2024 की वित्तीय वर्ष की जो आबकारी नीति राज्य सरकार लेकर आई है, उसके क्या फायदे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो एक नई पहल उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, उसको लेकर हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर कोशिश क्या हो रही है। सबसे पहले अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, शुभ संध्या, और यहाँ सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आज़ादी के बाद लगभग 55 वर्षों तक आप जानते हैं विपक्ष की सरकार रही, और बहुत सारे समय तक हम विपक्ष में रहे। लेकिन अब मैं यह पूछना चाहता हूँ, चाहे रोजी रोटी का सवाल हो, चाहे गैस देने का सवाल हो, चाहे शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे आवास देने का बात हो, भारतीय जनता पार्टी की नीत चार चरित्र पे विपक्ष बार बार उठाता है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अगर सारी चीजें दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दी। और अभी मेरे सपा के मित्र कह रहे थे, बार बार ये प्रश्न उठाते हैं भाजपा, अच्छा आप बताइए, इतने अनेकों चुनाव हुए, बार बार 140 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, 37 वर्षों बाद यशस्वी मुख्यमंत्री को उन्होंने दोबारा गद्दी पर बैठाया, और प्रधानमंत्री भी जो है, और इतने विगत चुनाव, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव विपक्ष देशबंधु जी, आप 17 में जीत चुके हैं, आप 22 में फिर से जीत चुके हैं। सर प्लीज मुद्दे पे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जनता के हितकारी नहीं होती। हम जनता से जुड़े मुद्दों पे, दिक्कत ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। वही तो सवाल है ना सर, आप एक तरफ आयुष्मान कार्ड देकर मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे शराब भी बेचेंगे, बीमार भी कर देंगे। बात की, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो दवा भी आपकी, दारू भी आपकी, यही सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए, आपने जो बात की, राजस्व नीति एक पक्ष हो सकता है, सरकार राजस्व के लिए विभिन्न प्रकार के। अब आप अगर मैं प्रश्न उठा दूं तो सैफा में सैफाई का, उससे क्या लाभ हो गया जनता का? करोड़ों रुपए बर्बाद होते थे, 7 घोड़े आते थे, बॉलीवुड नाचता था, इससे कौन सी नीति हो गई? और दूसरी बार मैं बार बार ये सपा के सवाल उठाते हैं, 2014 में सरकार जब संभाली गई, और ये बार बार कहते हैं कि ये इन्वेस्टर आए, तो मैं सपा के मित्र से एक प्रश्न उठना चाहता हूँ, कुछ तो किया होगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि 10वीं वो मैं उनसे पूछ लूंगा। देवबंधु जी, आप प्लीज से इतना बताइए सर, 2017 में जब आपकी सरकार आई, उस वक्त तो ऐसा कार्य ठीक है, 17,000 के लगभग आपकी आबकारी विभाग से कमाई होती थी। देवबंधु जी, 4 करोड़ से ज्यादा आवास दे दिए, 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दे दिए, बिजली मुफ्त दे दिया। देवबंधु जी, केंद्रीय योजनाओं पर बहस नहीं है आज। मैं ये कह दूंगा, 40 करोड़ की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी की को बार बार वोट देकर सरकार, ओके, लेट मी पुट दिस इन अ वे ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आई एम सेइंग, देशबंधु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 17,000 का राजस्व आपकी सरकार ने जब शुरू किया था तब था, अब वो 41,000 पे पहुंच गया है, अच्छी खासी कमाई हुई है। आपका योगदान कितना, हम विश्वास नहीं करते। जनता को जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं, और जनता की डिलीवरी कारण मैं भी वही कह रहा हूँ कि सर आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। बहुत सारे चैनलों, और यहाँ 5 राज्यों में हार रही भाजपा की सरकार, नहीं आ रही, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, वहां भी सत्ता से बाहर थे। कांग्रेस की अगर रीति नीति ऐसी सत्ता से बाहर थे, चोर चोर मौसेरे भाई, केवल उन्होंने लूट खसोट और देश को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस मसले पर प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। एक तो बड़ी समस्या है कि बात हो रही है वर्तमान स्थिति पे, हम भूतकाल में भविष्यकाल में चले जाते हैं। प्रदीप जी, मौजूदा जो स्थिति है, अगर हम, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि 17,000 से भी ज्यादा का राजस्व था 2017 में, जो अब पहुंच चुका है 41,000 करोड़ के भी पार, तो राजस्व का तो अच्छी खासी हुई है।
लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में कि राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि अब मेट्रो स्टेशन में भी हम शराब की दुकान खोलेंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने भी यही किया था और तब ये सुनने में आ रहा था कि सबसे ज्यादा फुटफॉल मेट्रो स्टेशन पर रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये कारण था कि वहां पर भी शराब की दुकानें खोली गई ताकि राजस्व में और बढ़ोतरी हो सके। तो क्या यही पॉइंट ऑफ एंगल है राज्य सरकार के फैसले लेने के पीछे? प्रदीप जी, आपके तर्क तर्कपूर्ण नहीं है, आपका पार्टी तर्कपूर्ण नहीं है। एक मिनट बाकी सब प्लीज शांत हो जाइए। प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं, आपने अपना जवाब दे दिया। दिया। स्क्वाड बनाया था और बदले में मिला क्या? कुलदीप सेंगर, बदले में मिला क्या? साक्षी महाराज, बदले में मिला क्या? चिन्मयानंद। और लखनऊ में 5 किलोमीटर तक लखनऊ की बेटी इसी शहर में टहलती रही, उसके साथ रेप होता रहा। एंटी रोमियो स्क्वाड कहां हो गया किसी को पता नहीं। स्लाटर हाउस 100 दिन तीसरे दिन बंद हो जाएगा। और इसमें ये हुई जैसे पैसे मिलने शुरू हो गए, गली गली में बकरे कटे हुए आपको दिखाई पड़ते हैं और साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, शहरों के बीच में दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि शराब जहां जहां पे धार्मिक स्थल है वहां शराब बंदी हो जाएगी, और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने मेट्रो स्टेशन में भी शराब की बिक्री शुरू कर दी। निश्चित तौर पर इस देश के नौजवानों की फिक्र नहीं है, उसके भविष्य की फिक्र नहीं है। राजस्व के आड़ में ये कुछ भी करा सकते हैं और कितने भी गावायद तरीके से कोई भी व्यापार उत्तर प्रदेश में करा सकते हैं। और जब व्यापार की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश है जहां अपराधी जेल में बर्थडे मनाते हुए अपना वीडियो वायरल करते हैं। लेकिन प्रदीप जी, ये जो स्टेशन में शराब बेचने की जो प्रथा है, रक्षा में उसकी हत्या हो जाती है। तो इनकी नीति और नियत स्पष्ट है, जो कहते हैं वो कतई नहीं करते। देश के नौजवानों की फिक्र को नहीं है, देश के नहीं। लेकिन शुरुआत तो दिल्ली से हुई है ना, दिल्ली से शुरू हुई शराब बिक्री की शुरुआत, और बाद में तो ये स्थिति हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बोलना पड़ा कि भले ही आप 2 बोतल की अनुमति दे दे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में तो एक ही बोतल घुसेगी। अब खुद उत्तर प्रदेश में ही मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर शराब बिकेगी। तो शुरुआत तो दिल्ली से हुई थी। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। निश्चित तौर पर जब दिल्ली से हुई तो बड़े मगरमच्छ की आंसू भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे थे और वहां पर सवाल बड़े कर रहे थे। अब मेरा सवाल यह है कि आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, आज अपराध, महिलाओं का अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नजर आता है। आपने स्लाटर हाउस बंद करने की बात की और इसमें यह हुई कि पैसे लेके आपने पूरे प्रदेश के गली मोहल्लों में पकड़े टकवा दिए। आपने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात की। आज स्थिति यह है कि रेलवे स्टेशन में, मेट्रो में, हवाई अड्डों पे आप शराब की बात कर रहे हैं। तो प्रदीप जी, ये जो मॉरल स्टैंड वाली बात जो है ना, वो अब हजम नहीं होती, क्योंकि अगर आप शराब की बात करें तो फिर साहब आपकी भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार देख लीजिए, वहां पे भी राजस्व में 1/3 बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं जिसके राज्य में जो मुख्यमंत्री बनता है उनके पास राजस्व का एक ही विकल्प है शराब। विवेक जी, आपके पास आऊंगा मैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या स्थिति है। ठीक है, आप सभी को मौका मिला है। सुजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिसकी राज्य में सरकार होती है वो राजस्व बढ़ाने के लिए शराब को एक बेहतर विकल्प के रूप में समझता है और फिर वो बढ़ोतरी करते जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो विपक्ष में होता है वो मॉरल स्टैंड ले लेते कि नहीं भैया, युवाओं में प्रभावित हो रही है, महिला सुरक्षा का मामला है, तमाम अन्य चीजें। तो मौजूदा स्थिति क्या है? क्या जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार की निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है शराब बिक्री और इस तरह के विकल्पों पर? सुजीत कुमार जी। सुजीत जी, जी आवाज आ रही है आपकी? जी सुजीत जी, क्या आपको लगता है ऐसा कि जो जीएसटी लागू होने के बाद जो राजस्व की निर्भरता है वो शराब के ऊपर अत्यधिक बढ़ गई है, इसलिए राज्य सरकार को भी लगातार राजस्व के नए नए तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं? से लगता है जो मुझे एहसास होता है, आबकारी विभाग तो उत्तर प्रदेश में सबको पेट में दर्द हो गया। आज माहौल ये है। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या आ रही ऑडियो में, वापस आऊंगा देशबंधु जी आप ही के पास। तो देशबंधु जी, बात हो रही थी इस बात को लेके कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है और कई अन्य विकास के कार्य हुए हैं जिनको भी जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता,
लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि तमाम आपके दल के मंत्री और अभी हाल ही में जानकारी मिली कि अयोध्या से लेकर मथुरा और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां से शराब से लेकर मीट तक की दुकान हटाई जा रही है। बोल रहे कि इनके आसपास के क्षेत्र में भी इस तरह की दुकानें नहीं रहेंगी। तो मेरा यही सवाल है कि क्या आपका धर्म के प्रति ही उत्तरदायित्व है, स्वास्थ्य के प्रति नहीं, सामाजिक सुरक्षा के प्रति नहीं? 600 करोड़ रुपया राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ। ये जो रेल, मेट्रो रेल या स्टेशनों पर आप समझ रहे हैं शांति से लोग आते थे और जाए, आज के समय में वहां पर दारू पी जाएगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। देशबंधु जी, हाँ बताइए। किसी ने ग्रीन पहना है, किसी ने ब्लू पहना है, उनको ये भी नहीं पता। देखिए, शराब जो नीति है वो एक सरकार द्वारा मानक स्थापित किया गया। देखिए, और आपको बात बता दें, देखिए शराब एक नीति व्यवस्था हो सकती है, लेकिन नहीं। और राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार अनेक उपाय करती है, ठीक है। शराब पीना न पीना व्यक्तिगत, अगर होना चाहिए तो शराब की बिक्री होती नहीं। और आपको बता दूं, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे कोई बड़े से व्यक्ति हो, वो आदमी का व्यक्तिगत है कि वो नशा करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे यहाँ प्रदेश की, जनता जनार्दन के मुद्दों के साथ जो जुड़ी है। मैं बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता से कह दूं और कांग्रेस के पार्टी से, केवल आपकी जो लूट खसोट की सरकारें आई हैं उसके कारण भाजपा की सरकार बार आ रही है। आप आउट बंद करने के बारे में बता दीजिए। आप मेट्रो में आपकी नीति है कि मेट्रो के अंदर शराब पीकर आप यात्रा नहीं कर सकते, और उसी मेट्रो में आप शराब पिछवाने की बात कर रहे हैं। आपकी नीति और नियत में कितना अंतर है ये बताइए। आप प्रदेश को बताइए, आप प्रदेश को बताइए, आप प्रदेश को बताइए मेट्रो के अंदर चलने वाला यात्री शराब पीकर नहीं हो सकता है, और उसी मेट्रो का उसका हिसाब जनता ने वहां भी राजस्थान में पलट दिया। और अपनी नियत पर करिए, आप ऐसी रेलवे स्टाफ आपने बनाया और कोई नहीं कि आपने अंतिम रेलवे स्टाफ कब करा दिया। आज महिलाओं की असमत कहीं राजधानी जहां हर तरफ बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर तक यहाँ की इलाकी रही पुलिस आप पहुंची नहीं होती, आप होता रहा, आप चिल्ला बन जगह खड़े होते हैं, आप पुलिस स्टेशन से खड़े होते हैं, आप राष्ट्रीय विभाग को खड़े होते हैं। इस तरह के बलात्कारियों का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत को बंद कर रही है। आजादी की बात आप करिए, आजादी की बात आप करिए। नाथुराम गोडसे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानने वाले लोग इस देश में आजादी के आंदोलन की चर्चा ही करें। आप कहीं से मानवता आती है? इससे ज्यादा घटिया सोच हो सकती है कि आपका एक राष्ट्रीय ये आपकी भाषा पे तो बजानी रखिए। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका सबसे बड़ा नेता भी आप टिप्पणी करता है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी आपको टिप्पणी करता है। पहले अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले एक ऐसा मनमोहन था जिसका राजपत्र फाड़ दिया गया, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। को मानने वाले लोग पंजाब का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर वोट देते हुए पकड़ा गया था। उसका कोई जवाब है? बंजारों लक्ष्मण के विचारों के विरोध आप बताइए, आप बंजारों लक्ष्मण के क्या बोल रहे हैं? अब बताइए जनता पार्टी क्या बोल रहा है? आप लगातार केवल उन पार्टियों का जो भ्रष्टाचार सरकार में जितने भी सारी घोटालों के देखिएगा, हर केस में सजा सुनाई जाएगी। आप भी इनके न सब गई, आपने इनकी न समाती है, आपने सवाल खड़ा कर दिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाओ गई। अब पूछा जाते हैं जिस मेट्रो में यात्री शराब पीकर यात्रा नहीं कर सकता, उस मेट्रो में ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आज आप सभी कसम खा के आए हैं कि मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ठीक है विवेक जी, इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए देखिए आपने ऐसा मुद्दा उठाया है। विवेक जी, आपने कई आरोप लगाए मौजूदा सरकार में। ठीक है प्रदीप जी, देशबंधु जी थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, आऊंगा आपके पास। विवेक जी, ये बात भी सच है कि राजस्व बढ़ा है, ये बात भी सच है कि शराब के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन क्या ये बात भी सच नहीं है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण पुलिसिंग भी है, कि जो अवैध शराब की बिक्री होती थी उस पर लगाम लगाए? अरे सर आपको पर्याप्त समय दिया गया अपना पक्ष रखने का।
अराजक करने वाले लोग, उनको आतंकवादी करने वाले लोग और गुंडे गठजोड़ बनाओ और देश के गरीबों का जनता का किस तरह लूटो, चाहे राज का घोटाला हो, चाहे काली पीली किताब घोटाला हो। सर बाकी भी आए हैं कुछ अपना पक्ष रखने सर। देवबंधु जी अरे सर रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। ठीक है प्रदीप जी आपने अपना पक्ष रख लिया, आप सुन भी लीजिए। 24 करोड़ 40 करोड़ भारतीय और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी जान गए कि ये केवल डिबेट करवा लीजिए ना यार, क्यों बुलाते हैं? देवबंधु जी आप लगातार 10 मिनट से बोल रहे हैं, चुप। विवेक भाई डिबेट विवेक जी लग रहा भारतीय जनता पार्टी के कोई जवाब भाषण दे रहे हैं। विवेक जी आप बोलिए। जो भी झूठ कहेगा पूरा प्रदेश मानेगा। एक मिनट देवबंधु जी आपने अपना, अब आप सुनेंगे नहीं तो आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, आप बेसन प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी के बेसन प्रवक्ता है और ये आपका मंच नहीं है, सम्मानित चैनल का मंच है, इससे सभी को अपनी बात रखने का आप। सर आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं तो अपना पक्ष नहीं रख पाया 10 मिनट से। भ्रष्टाचार के ऊपर आप एक कमेंटमेंट नहीं करते, केवल भ्रष्टाचार का पक्ष रखते हैं। अरे यार पिछली सरकार में सारी की सारी बात घोटालों की भेंट कर गई, भारतीय जनता पार्टी के बेसन प्रवक्ता से जवाब दे। लाल पीली किताबें पाई जा रही, महादेव घोटाला हजार की करोड़ की नोटें गिनती आ रही, चलिए ठीक है सुजीत जी आपका ऑडियो चेक कर लीजिए, बहुत देर से समस्या हो रही है उसमें। अनम्यूट कर दिए सुजीत जी, आप बोलिए। विवेक जी उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने जो पैसा विदेश भेजा है, सुजीत जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। अमित शाह का पैसा था, किसका पैसा था बताइए ना। चलो ठीक है, तकनीकी समस्या आ रही है। विवेक जी मैंने एक सवाल पूछा था, मैं उस पर जवाब चाहूंगा। ठीक है देशबंधु जी आप अपना पक्ष रख दिया। सौदागर आप लोग पढ़ते बैठे हैं, में कालाधन सबसे ज्यादा भाजपाइयों का जा रहा है। अडानी के पोर्ट पे जो नशे का सामान पकड़ा जा रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर के खेत से समझ में नहीं आ रहा आपको? देशबंधु जी अरे आप क्या समझाएंगे, आप समझाने लगे क्या? अगर आपको इतने चुनाव, अरे साहब मुझे तो बोलने दीजिए। आपकी सत्ता से बाहर थे, 15 साल सत्ता से बाहर थे, तब वो दिन भूल गए क्या? आपकी 35 साल बाहर जाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? बताइए ये उत्तर प्रदेश 35 साल बाहर जाएंगे, आधे भाजपा को सत्ता बदलते ही प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर पे तो इन्होंने नोटिस तक नहीं करी। ठीक है अब उस पे वापस विवेक जी देखिए मेरे पास मुश्किल से 1 मिनट बचा है। कौन से नेता का बताइए ना? अफीम की खेती विदेशों में करवा के अडानी के पोर्ट से इंपोर्ट करवा रहे हैं। घोटाले के बारे में बोल दीजिए जरा। अडानी के पोर्ट से इंपोर्ट करवा रहे हैं क्या? चलिए लगता है किसी को भी तार्किक बहस करने में दिलचस्पी नहीं है। आज बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। काफी तकनीकी समस्या आ रही थी इसलिए बातचीत नहीं हो पाई पत्रकार के साथ। खैर शराब के मुद्दे को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि जब वो सरकार में होते हैं तो उनके पार्टी के तर्क बदल जाते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं। मौजूदा स्थिति न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम ऐसे राज्यों में जहां पर आर्थिक भार और कर्ज बढ़ रहा है वो शराब के जरिए राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो या कर्नाटक की हो या दक्षिण के दूसरे राज्यों की, वहां पर भी स्थिति कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है। हालात इस तरह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में 20% से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि राजस्व की प्राप्ति शराब से हो रही है। एक तरफ इसे आप एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए आप, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में शराब खपत हो रही है जो एक समाज के रूप में एक अच्छी स्थिति नहीं है और युवाओं पर भी, क्योंकि देश एक युवा देश है, उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब जाहिर तौर पर ये जो नई पहल शुरू की गई उत्तर प्रदेश में उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है वो तो खैर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।